नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है और जिसका नाम है आनुवांशिकी। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उससे संबंधित हम MCQ लेकर आएंगे। तो जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लेकर आ गए हैं आपके MCQ। और जो ये MCQ हैं ये आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि आपके पिछले पेपर थे उनके आधार पर जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी के आधार पर हमने MCQ बनाए हैं। और ये जो MCQ हैं इनको आपको सोल्व करना है। साथ साथ में आपको करना क्या है कि जो एक पेपर लेकर बैठना है और जो भी क्वेश्चन को देखते ही पहले जो आपके दिमाग में जिस उसका आंसर आए उसको लिख लेना है और अंत में फिर आपको मिलान करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत। यहां पर जब हम लगभग 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो केवल और केवल 25 क्वेश्चंस नहीं होंगे, हम उसके प्रत्येक जो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन आने वाले हैं उन चारों ऑप्शनों के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको लगभग 100 क्वेश्चंस तैयार होके जाएंगे। यदि आप ये पूरी क्लास देखेंगे तो उसके बाद में आपके लगभग 100 क्वेश्चन होंगे जो तैयार हो जाएंगे आनुवांशिकी से संबंधित। और इस कारण से आपको वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसने पहली बार जीन शब्द का उपयोग किया था। पहली बार जीन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो सबको याद है जीन शब्द का सबसे पहली बार जो उपयोग किया था वो किया था किसने? जोहानसन ने। सबसे पहली बार जो उपयोग किया है वो किसने किया है? जोहानसन ने। तो इसका जो आंसर है वो है जोहानसन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन से केवल आप इसका आंसर नहीं सीख कर जाएंगे, यहां पर आप चारों ऑप्शन देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन किससे संबंधित हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन। वैसे तो ये हमारे टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन ये चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने जो आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, किस प्रकार से नई जातियां जन्म लेती हैं उससे संबंधित है। जैव विकास में उन्होंने प्राकृतिक वर्ण का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। वॉटसन ने हमने पढ़ा था डीएनए की संरचना में, तो ये डीएनए की संरचना से संबंधित है। जोहानसन ने जीन शब्द का उपयोग किया था और सबको पता है मेंडल को हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं और इन्होंने प्रसिद्ध 3 नियम दिए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया जिसका सही आंसर है जोहानसन। अब इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेंडल के मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकर संकरण में जो F2PD होती हैं उसका जीनोटाइप अनुपात क्या पूछ रहा है? जीनोटाइप। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहां पर आपको पूछ रहा है जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो जो एक संकर संकरण होता है उसके लिए जो जीनोटाइप अनुपात होता है हमें पता है भाई। फिनोटाइप अनुपात तो होता है आपका 3:1 और जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1:2:1। ये वाला पहला क्या हो गया है? जीनोटाइप। याद रख लेना है। 1:1 कहीं किसी चीज से संबंधित है क्या? हमने देखा था कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती हैं और सह प्रभाविता होती हैं वहां पर जीनोटाइप का अनुपात और फिनोटाइप का अनुपात होता है, दोनों क्या होता है? 1:1 होता है। और ये 9:3:3:1 होता है। ये आपका किससे संबंधित होता है? द्विसंकर संकरण होता है, उसका फिनोटाइप अनुपात होता है। तो ये हमने चारों ऑप्शन बता दिए हैं कि चारों ऑप्शन है वो किस किस चीज से संबंधित हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अधूरा प्रभुत्व अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, उसका उदाहरण कौन सा होता है? अधूरा प्रभुत्व का मतलब हो गया है अपूर्ण प्रभाविता। क्या हो गया है? अपूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण होता है हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था आपका मेरीबिलस जलापा, या जिसे बोलते हैं हम स्नैपड्रैगन प्लांट, या जिसे हम बोलते हैं 4th ओक क्लॉक प्लांट। और ये जो पौधा होता है
इसकी दो अलग अलग किस्में हमने पढ़ी थी, एक लाल रंग के पुष्प आते हैं, एक सफेद रंग के पुष्प आते हैं। और जब इन दोनों का संकरण करवाते हैं तो कोई सा भी रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। और F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पुष्प आते थे? गुलाबी रंग के पुष्प आते थे। तो यहां पर इसका आंसर हो गया है लाल और सफेद मिलकर या इनका संकरण करवाते हैं तो आपके क्या बनते हैं? गुलाबी रंग के फूल बनते हैं। मटर के बीज का आकार इससे संबंधित नहीं है। रक्त समूह है, रक्त समूह संबंधित तो है। रक्त समूह में भी एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो संबंधित तो है, लेकिन ये इस चीज से संबंधित नहीं है, अपूर्ण प्रभाविता से। किस चीज से संबंधित है? कमेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा बालों का रंग, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो गया है आपका लाल और सफेद रंग के फूल होंगे, वो मिलकर क्या बनाएंगे? आपके गुलाबी रंग के फूल। किसमें? अपूर्ण प्रभाविता में। कौन से पादप के? फोर्थ ओक्लोक प्लांट, स्नेप ड्रैगन, या फिर जिसे बोलते हैं मेरीविलस जलापा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। डी हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण। कौन से संकरण की बात कर रहे हैं? द्विसंकर संकरण के बारे में बात कर रहे हैं। में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? द्विसंकर संकरण में जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो होता है हमारा 9:3:3:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9:3:3:1। ये वाला किस में होता है? अभी आपको बताया था एक संकर संकरण के लिए क्या होता है? जीनोटाइप अनुपात होता है। 3:1 क्या होता है? एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप का अनुपात होता है। और 2:1 किसी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया है 9:3:3:1। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो पढ़ो। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? देखो, मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए एक प्रणाली होती है और उस प्रणाली को हम बोलते हैं XY प्रणाली। क्यों भाई? क्योंकि जो महिला होती हैं उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XX। पुरुष होता है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XY। इस कर्म प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? XY प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो गया है ये ZW प्रणाली किस में होती हैं? आपको बताया गया था, यदि याद हो तो आप लिख सकते हो। यह किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती हैं। XO प्रणाली किस में पाई जाती है? यह आपकी टिड्डे में पाई जाती है। पर्यावरण आधारित आपको बताया था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें लिंग निर्धारण में गुणसूत्र के साथ साथ में पर्यावरण के कुछ कारक होते हैं, वो भी योगदान देते हैं। और जैसे एक कारक था जिसका नाम था तापमान, और ये होता है किसमें? मगरमच्छ में। किसमें होता है? मगरमच्छ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जो हीमोफीलिया रोग होता है वो किस प्रकार की वंशागति का रोग है? सबसे पहली बात तो हीमोफीलिया है एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक में भी ये कौन सा रोग है? मेंडलीय रोग है। क्योंकि ये किसके कारण होता है? जीन के कारण। इस गुणसूत्र का जो जीन होता है लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। और कौन से लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है? अक्ष लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। लेकिन कैसा होता है? अप्रभावी। इसी कारण इसको हम बोलते हैं अक्ष संलग्न अप्रभावी रोग होता है। कैसा होता है? अक्ष संलग्न अप्रभावी। और आंसर हो गया कौन सा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, मतलब अप्रभावी रोग होता है। और इसी कारण से महिलाएं इस रोग की सामान्यतः क्या होती हैं? वाहक। और पुरुष इस रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, क्योंकि पुरुषों के पास केवल एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकदम सिंपल सा कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है वो किसने बताई थी? सबको याद होगा। डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दी गई थी। और इसके लिए उनको 1962 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और उसके साथ साथ में अभी हमने करंट से जोड़ा था कि 6 नवंबर 2025 को जो वॉटसन थे उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो गया आपका वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जीन किससे विरासत में मिलते हैं?
ये जब हमने आनुवांशिक रोग पढ़े थे उस समय आपको बताया था कि कुछ बीमारियां होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती हैं, जैसे ली सिंड्रोम हो गया, LHON नाम की एक बीमारी थी वो हो गई जो आंखों से संबंधित थी। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बीमारियां हैं और ये बीमारियां हमेशा माता से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? माता से, याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन किससे विरासत में मिलते हैं? हमें माता से। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किस कारण होता है? ये तो सबको याद होगा और मैं आपको बता चुका हूं कि ये डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो डाउन सिंड्रोम है कौन से नंबर के गुणसूत्र से संबंधित होता है? 21वें नंबर के गुणसूत्र से संबंधित होता है। क्या हो जाता है? अधिक या कम? अधिक हो जाता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 47। तो यह किससे हो जाती है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है उससे, और गुणसूत्र हो जाते हैं आपके कितने? 47। अगर आपका मोनोसोमी होती है एक्स गुणसूत्र की तो गुणसूत्र हो जाएंगे 45। कौन सा रोग होता है यदि आप सबको याद हो तो? यदि आपको याद हो तो कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम। ट्राइसोमी होती है आपकी 13वें नंबर की। 13वें नंबर के जो गुणसूत्र होता है उसकी जो ट्राइसोमी होती है उससे कौन सा रोग होता है? कमेंट में लिखना। और 18वें नंबर से कौन सा रोग होता है यह भी आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में जरूर लिखना, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। 13वें नंबर से होता है वो होता है पटाऊ सिंड्रोम, और 18वें नंबर से जो होता है वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जीन का वह रूप जो एक ही गुण के लिए अलग अलग अभिव्यक्ति दिखाता है कहलाता है। हमने बोला था एक ही जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं, या उसी का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एलील। तो यहां पर आपका आ जाएगा एलील। सही आंसर हो जाएगा आपका एलील। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा रक्त समूह है कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस का मतलब हो गया है सह प्रभाविता। जब हमने मेंडल के नियम के अपवाद पढ़े थे, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, आपको बताया था कि मनुष्य में एक रक्त समूह होता है जो सह प्रभाविता दर्शाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। इसमें ध्यान से सुनना, IA जीन और IB दोनों पाई जाती हैं, दोनों ही प्रभावी होते हैं। इस कारण अपना प्रभाव दोनों दिखाते हैं। AB एंटीजन भी बनता है, B एंटीजन भी बनता है। इस कारण से जो AB रक्त समूह होता है वो क्या दिखाता है? सह प्रभाविता दर्शाता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो सह प्रभाविता कौन सा रक्त समूह दर्शाता है? AB। नेक्स्ट देखो भाई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रोगों में से कौन सा कथन सही है? आप सबको पता चल गया होगा भाई, एक्स गुणसूत्र पर आपके रिसेसिव का मतलब हो गया अप्रभावी, मतलब लिंग संलग्न अप्रभावी जो रोग होते हैं। इसके उदाहरण यदि आपको याद हो रहे हैं, अभी आपको बताया हीमोफीलिया, एक उदाहरण होता है वर्णांधता। तो रोगों में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखना। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है, बिल्कुल गलत। महिलाएं सामान्यतः इसकी क्या होती हैं? वाहक। तो पहला ऑप्शन आपका गलत। पुरुषों में अधिक व्यक्त होता है, क्या ये रोग होते हैं पुरुषों में ज्यादा होते हैं? तो सीधा सीधा सा बात है कि पुरुष इस रोग से ज्यादा ग्रसित होते हैं। तो यह हो गया है सही ऑप्शन। यह हमेशा डोमिनेंट होता है, कोई जरूरी नहीं अप्रभावी है। यह केवल पिता से पुत्र को जाता है, नहीं, पिता से पुत्र को कभी नहीं जाता है, यह माता से पुत्र को जाता है। यह रोग जब किसी पुत्र को मिलता है तो सदैव किससे मिलता है? माता से। क्यों भाई? क्योंकि पिता से पुत्र को सदैव Y गुणसूत्र मिलता है और X गुणसूत्र मिलता है, वो किससे मिलता है? माता से। तो यह भी गलत हो गया है, यह भी गलत हो गया है, यह भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया आपका? यह पुरुषों में अधिक अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट देखो भाई, जीनोटाइप। यह आपका एक जीनोटाइप है। A फिर स्मॉल a B स्मॉल b कितने प्रकार के गैमेट बना सकता है? आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये नहीं पढ़ा। यदि हम एक उदाहरण देखें, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये तो आपने पढ़ा है द्विसंकर संकरण में।
और इससे कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। तो हमने बोला था कि जब हम दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो जो अलग अलग लक्षण के लिए जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अगली पीढ़ी में जाते हैं, युग्मक में जाते हैं। तो यहां से कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, देखो भाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला एक कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला 2, एक हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला 3, और एक हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला 4। अब यहां पर आप y की जगह a को समझ लो, इस वाले y की जगह इस छोटे a को समझ लो, कैपिटल R की जगह b को समझ लो, इसकी जगह इसको समझ लो। तो कितने प्रकार के बन गई भाई, 4। सही आंसर कौन सा हो गया है, 4। तो जीनोटाइप कैपिटल A, B और B कितने प्रकार के गेमेट बना सकता है, 4 प्रकार के गेमेट बना सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, माइटोसिस का मतलब हो गया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम, कहने का मतलब गुणसूत्र, सबसे अधिक संकुचित दिखाई देते हैं। जब हमने गुणसूत्र की संरचना पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं ये जो कोशिका विभाजन होती है उसकी मेटाफेज अवस्था में सबसे बढ़िया तरीके से दिखाई देते हैं। तो यहां पर कौन सी अवस्था आ जाएगी, मेटाफेज अवस्था। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मेटाफेज अवस्था। नेक्स्ट देखो भाई, मानव में टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है भाई, कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का रूप क्या होता है। सबसे पहले बात तो ध्यान से सुनो, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, 45। क्या होता है भाई, 44 तो सॉरी टोटल तो 45 हो गए, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है, XO, केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहां पर देख लो 47 प्लस XXY ये नहीं होता है, किसमें होता है, ये होता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। 45 प्लस XO टर्नर सिंड्रोम में, 47 XYY, हालांकि ये कंडीशन हमने यहां पर नहीं पढ़ी है, और 46 XY ये तो पुरुष के गुणसूत्र हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया है मानव में टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब गुणसूत्र का जो रूप होता है वो कैसा होता है। पहली बात ध्यान से सुनना, टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, महिलाओं में होता है, और एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डीएनए का चार्गाफ का नियम किससे संबंधित है। जब हमने डीएनए का संरचना पढ़ी थी, द्विकुंडलित मॉडल पढ़ा था, तो उस समय आपको बताया था चार्गाफ का नियम। चार्गाफ का नियम आपका क्या कह रहा था कि डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन। ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन। कहने का मतलब एडेनिन सदैव किसके बराबर होता है, थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन सदैव किसके बराबर होता है, साइटोसिन। इसको यूं भी बोला जा सकता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन होता है, ये टोटल मात्रा आपकी थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होती है। या एक बात और बताई थी आपको कि एडेनिन प्लस ग्वानिन और थाइमिन प्लस साइटोसिन, इनका अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, 1, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, सदैव समान। तो देख लो यहां पर भाई, एडेनिन किसके बराबर हो जाएगा, थाइमिन के, और ग्वानिन किसके बराबर हो जाएगा, साइटोसिन के। सही आंसर ये हो गया। एडेनिन और ग्वानिन का कोई संबंध नहीं है, एडेनिन और साइटोसिन का कोई संबंध नहीं है, और डीएनए है तो यूरेसिल है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका, एडेनिन किसके बराबर होगा, थाइमिन के, और ग्वानिन किसके बराबर होगा, साइटोसिन के। किसके लिए बात कर रहे हैं हमें, डीएनए में चार्गाफ का नियम। नेक्स्ट देखो भाई, एक जीव का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। सही बात है। तो उसका फिनोटाइप कैसा होगा, ध्यान से सुनना। जो कैपिटल लेटर में होता है वो हमेशा प्रभावी होता है, स्मॉल लेटर में होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी। कहने का मतलब यह है कि बाहर से दिखने पर वो कैसा होगा, क्या इसमें स्मॉल ए प्रकट होगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, अप्रभावी। अर्थात वो जो भी जीव है उसमें प्रकट कौन सा होगा, सदैव कैपिटल ए ही प्रकट होगा। तो केवल ए व्यक्त होगा, नहीं,
कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों समान रूप से? नहीं। यह निर्भर करता है कि माता पिता कौन है? नहीं। सही आंसर क्या होगा? इसमें केवल कैपिटल ए प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए क्या होता है? प्रभावी होता है। नेक्स्ट देखो भाई, सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? अनुवांशिक। अनुवांशिक में भी कैसा? आपका मेंडलीय रोग। किस प्रकार के उत्परिवर्तन से होता है? उत्परिवर्तन का मतलब डीएनए में परिवर्तन। अब देखो, जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिंदु उत्परिवर्तन। कौन सा उत्परिवर्तन होता है? बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि मान लो डीएनए में जो आपके नाइट्रोजनी क्षारक थे वो ऐसे थे, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, ऐसे थे। इनमें से कोई एक नाइट्रोजनी क्षारक केवल एक बदल जाए, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, फिर गुआनिन साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन। यहां पर ध्यान से देखोगे तो केवल एक था, मतलब एडिनिन था वो थाइमिन में बदल गया, एक बदला है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। तो ध्यान से सुनो, सिकल सेल एनीमिया में आपको बताया था कि आपका जो GAG होता है ये बदल जाता है किसमें? GUG में। किसमें बदल जाता है? GUG में। अर्थात ये A है, ये बदल गया, केवल एक बदला है। तो किस प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है? बिंदु उत्परिवर्तन। एक होता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि यहां पर आपका एक होता है आगे खिसक जाता है या पीछे रह जाता है ऐड होने के कारण से, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। मतलब इनके बीच में कोई एक चीज और आ जाए तो पूरा का पूरा कोड बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो फ्रेम शिफ्ट नहीं, केवल एक चीज बदलती है। तो इस कारण ये कौन सा हो जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन अर्थात बिंदु उत्परिवर्तन। आपसे पूछा जा सकता है सिकल सेल एनीमिया है वो किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? याद रखना, जरूर पूछा जाएगा। वो है आपका बिंदु उत्परिवर्तन का। डिलीटेशन नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है। डिलीटेशन मतलब एक गायब हो जाए बीच में से, डुप्लीकेशन मतलब एक और एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखो भाई, डीएनए में किस प्रकार के बॉन्ड दो स्ट्रैंड को आपस में जोड़ते हैं? ध्यान रखना, जो दो स्ट्रैंड होते हैं इनको आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों की सहायता से जुड़ते हैं। ये हमने बोला था। कैसे जुड़ते हैं? एडिनिन जुड़ता है किससे? थाइमिन से, और गुआनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। इन दोनों के बीच में बनते हैं 2 हाइड्रोजन बंध और इनके बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन बंध। तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध ही बन रहे हैं। तो किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बंध नहीं, प्रोटीन में बनता है। पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। आयनिक बॉन्ड नहीं, ये तो हमारे किस में पाया जाता है कि जैसे नमक वगैरह हो गया, NaCl, मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें पाया जाता है, तो ये भी नहीं। ग्लाइकोसिडिक बंध नहीं। फिर ग्लाइकोसिडिक कहां बनता है? आपको बताया था कि जब हमारी पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़ती है कार्बन संख्या 1 से, वहां पर आपका क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। तो ये आपका किसके बीच में बनता है? पेंटोज शर्करा और किसके बीच में? नाइट्रोजन क्षार के बीच में बनता है। तो बच गया कौन सा? अभी आपको बताया है, हाइड्रोजन बंध। तो सही आंसर हो गया है डीएनए में किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं वो दो स्ट्रैंड को जोड़ने का कार्य करते हैं, और वो है आपका हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा आरएनए एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है? आरएनए के कितने प्रकार बताए थे आपको? 3। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। तीनों के कार्य भी बताए थे आपको, और उसमें आपको बताया था कि टी मतलब स्थानांतरण, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्थानांतरण यही होता है। तो कौन सा हो गया? टी। एमआरएनए आपको बताया था कि जो भी प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है वो किसके पास होती है? एमआरएनए के पास। आरआरएनए किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का। टीआरएनए स्थानांतरण का। तो इसका सही आंसर हो गया ये दोनों गलत हो गए। एचएनआरएनए भी बताया था आपको। एचएनआरएनए होता है आपका एमआरएनए का इनएक्टिव रूप, असक्रिय रूप। किसका? एमआरएनए का।
तो ये भी गलत आंसर हो गया। सही आंसर हो गया इसका डी आर्गन। नेक्स्ट देखो भाई, नॉन डिसजंक्शन अर्थात हिंदी में बोले तो विसंयोजन। विसंयोजन किस दौरान होता है? किस दौरान? विसंयोजन का मतलब, अभी आप ध्यान से सुनना, हमने बताया कि गुणसूत्र होते हैं वो सदैव जोड़ों में होते हैं, चाहे इसे ऐसे देख लो चाहे इसे ऐसे देख लो। और जब युग्मक बनते हैं कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं उनका क्या होता है? विसंयोजन होता है। समझ गए आप? नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? तो किस दौरान होता है? सबसे पहली बात तो अर्धसूत्री विभाजन। यहां पर देखो मियोसिस लिखा हुआ है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तो सही आंसर हो गया। मियोसिस में क्रोमोसोम का सही नहीं बढ़ना, ध्यान से सुनना, यहां पर लिख रहा है नॉन डिसजंक्शन, मतलब डिसजंक्शन का मतलब होता है, विसंयोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, लेकिन जब वो सही से नहीं होते हैं इसका मतलब अलग नहीं हुए हैं। तो ये मियोसिस में होते हैं और क्रोमोसोम जब सही से नहीं बढ़ते हैं, सही से अलग नहीं होते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, अर्थात विसंयोजन नहीं हुआ है। डिसजंक्शन का मतलब होता है विसंयोजन और नॉन डिसजंक्शन का मतलब वो अलग अलग नहीं हुए। तो इसका सही आंसर हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का सही से नहीं बटना। बाकी ये ट्रांसलेशन तो अलग ही प्रक्रिया है आपकी, और म्यूटेशन रिपेयर ये भी अलग प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब हो गया है समयुग्मजी। कौन सा हो गया है? समयुग्मजी। समयुग्मजी जीव क्या होता है? आप खुद ही बताओ। समयुग्मजी मतलब एक ऐसा जीव जिसमें किसी लक्षण के लिए दोनों जीन क्या होते हैं, या दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? समान। किसी भी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी कैसे होते हैं? समान। उसको हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। देखो भाई क्या होता है? दो अलग अलग एलील नहीं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी नहीं, एलील नहीं होते हैं ये भी नहीं, एक ही प्रकार के दो समान एलील होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन है एक कि कैपिटल टी मतलब समयुग्मजी लंबा, और स्मॉल टी का मतलब हो गया समयुग्मजी बोना में F1PD का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? या जीनोटाइप क्या होगा? अनुपात नहीं, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जब इन दोनों का संकरण करवाएंगे तो F1PD में पादप कैसे होंगे? दिमाग लगाओ। जब हम समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने इनका संकरण करवाते हैं तो F1PD में सारे के सारे पादप लंबे होंगे, और सारे के सारे पादप लंबे होंगे तो यहां पर जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा ये होगा नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं। पुनेट स्क्वायर आप सभी को बताया था, पुनेट वर्ग भी बोलते हैं इनको। कहां पर काम में आते हैं? मेंडल के नियमों में, जो नियम समझाने के लिए कि संकरण हो गया, संकरण के बाद में उनके पादप किस प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के पादप बनेंगे, उसको समझाने के लिए हम पुनेट वर्ग को काम में लेते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अभी आपको बताया है कि संकरण के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए। डीएनए प्रतिकृति में नहीं, आरएनए संश्लेषण में भी नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में भी नहीं, संकरण में काम आता है कौन? पुनेट वर्ग। और ये आपको बताया था हमने, मेंडल के जो नियम होते हैं उस दौरान बताया था कि जो वर्ग बनाते हैं वो क्या होता है आपका? पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भाई, हेटेरोजाइगस में प्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है? हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी। मान लो यही विषम युग्मजी है, इसमें पूछ रहा है प्रभावी लक्षण, ये कैपिटल टी कब व्यक्त होगा? बताओ भाई। कैपिटल टी हमेशा व्यक्त होगा क्योंकि ये प्रभावी है। अकेला होगा तो होना ही होना है, और अगर इसके साथ अप्रभावी है तो भी होना ही होना है। तो ये पूछ रहा है जब अलग है तो कौन सा दिखेगा? कैपिटल टी वाला दिखेगा कि स्मॉल टी वाला दिखेगा? बता दो भाई, कैपिटल टी वाला। और ये हमेशा ही दिखेगा इस स्थिति में। तो कहने का मतलब केवल रिसेसिव में नहीं, हमेशा हाँ, कभी कभी नहीं, और केवल होमोजाइगस में।
होमोजाइगस के साथ साथ यहां पर भी दिखेगा ही दिखेगा, तो केवल होमोजाइगस में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र वर्गीकरण या जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकरण पर आधारित है? सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताया था कि मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम है। और पहला और दूसरा जो नियम है वो किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। तो यहां पर हो जाएगा आपका मोनोहाइब्रिड नहीं, ट्राई मतलब तीसरा नहीं, और बहुसंकरण नहीं। किस पर है? द्विसंकर संकरण पर। नेक्स्ट देखो भाई, म्यूटेशन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन। जब आपको हमने आनुवांशिक शब्दावली बताई थी तो उस समय बताया था उत्परिवर्तन क्या होते हैं। डीएनए की संरचना में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो ये डीएनए के क्या होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। पृथक्करण या जिसे बोलते हैं सेग्रीगेशन, किस पीढ़ी में साफ दिखाई देते हैं? ध्यान से सुनना, F1 पीढ़ी में तो जब वो साथ साथ होते हैं तो साथ साथ ही होते हैं। अलग किस में होंगे भाई लक्षण? वो होंगे सदैव F2 पीढ़ी में। तो कौन सी पीढ़ी में हमें दिखाई देंगे? F2 पीढ़ी में, याद रख। नेक्स्ट देखो भाई, टेस्ट क्रॉस। आपको बताया था परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण में हमेशा किससे संकरण करवाया जाता है? हमने बताया था परीक्षण संकरण में ऐसा पादप जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं हो, ऐसा पादप जिसका जीनोटाइप पता नहीं हो, उसका संकरण सदैव अप्रभावी जनक से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? अप्रभावी जनक से। तो प्रभावी होमो अर्थात जनक नहीं, हेटेरो नहीं, किसी से भी नहीं, हम करवाते हैं रेसेसिव होमो। कहने का मतलब अप्रभावी जनक से। जनक मतलब माता पिता। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है म्यूटेशन का कारण हो सकता है। उत्परिवर्तन क्यों होते हैं भाई? तो उत्परिवर्तन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कोई शारीरिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है, कोई रासायनिक कारण भी हो सकता है। कहने का मतलब रासायनिक का मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जो उत्परिवर्तन उत्पन्न कर दे। भौतिक का मतलब कोई ऐसी किरण होगी, जैसे पराबैंगनी किरणें हैं, वो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। और शारीरिक का मतलब जीन की संरचना के कारण से, तो किरणें करती हैं, रसायन ये भी करते हैं, ताप भी करते हैं। कहने का मतलब तीनों ही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये आनुवांशिकी के ऊपर हमने हर प्रकार के क्वेश्चन जो बनाए जा सकते थे वो सब कुछ बनाने की कोशिश की है। और यहां पर जो लेवल रखा गया है इन क्वेश्चंस का, वो वही लेवल है जो आपके पिछले पेपर हैं उनमें रखा गया था। ध्यान से सुनना, ये जो आरएसएसबी के जो लैब असिस्टेंट के पिछले पेपर थे उन्हीं के हिसाब से लेवल रखा गया है। हालांकि आजकल का जो पैटर्न है उस हिसाब से क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं लगेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको सरल लगे हैं तो लिखना, और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अगले टॉपिक में यदि हमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप जरूर बताना।